हाय एवरीवन, विवेक गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह और इस सीरीज़ में हम लोग पॉलिटी के करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। जो भी पॉलिटी के करंट अफेयर न्यूज़ में रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उसके पहले मैं एक बात बता दूं, और वो बात बहुत ही सिंपल सी है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जिसके पास खुद किसी को जाना पड़ता है, वो किसी के पास चल के नहीं आती है। ठीक है, तो हमें पता है कि जब आप वर्चुअल लर्निंग करते हैं तो वर्चुअल लर्निंग में लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जिसको पढ़ना होगा वो किसी भी तरीके से पढ़ लेगा। ठीक है, तो हमारा जो पॉलिटी का करंट अफेयर का टॉपिक है वो है आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद जो गवर्नमेंट बनी, जो वहाँ पर एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हुआ, उसको लेके हम लोग यहाँ पर पूरी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। वो मैसेज ये है कि जो भी लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को पर मंथ 299 रुपीज़ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री के प्रॉपर लेक्चर्स मिलेंगे। और इस मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं अपने कमेंट और प्लस अपने प्रॉब्लम रिगार्डिंग पॉलिटी एंड इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। तो चलते हैं हम सीधे टॉपिक के ऊपर कि व्हाट इज़ द इशू क्या है। पहले इसकी बात कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं पहले व्हाट इज़ द इशू। कि जैसा कि पहले ये स्लाइड जो है वो इंग्लिश में है और पहले इंग्लिश में इसको बताया जाएगा, फिर बाद में इसको हिंदी में बताया जाएगा। तो महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे मे एंड अप लूजिंग हिज सीट if he is not elected to the legislative council of the state before May 24। कि 24 मई के पहले अगर उद्धव ठाकरे लेजिस्लेटिव काउंसिल से इलेक्ट नहीं होते हैं तो वो अपने सीएम पोस्ट को उनको छोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है, ठीक है ना। ही टुक द ओथ ऑफ हिज ऑफिस ऑन नवंबर 28, 2019। उन्होंने जो है सीएम के पोस्ट के लिए जो अपना ओथ लिया था वो 28 नवंबर 2019 को लिया था, विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर द स्टेट लेजिस्लेचर और काउंसिल। अब आपको पता होना चाहिए कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। हम अभी आगे बताएंगे कि क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है इस चीज़ को लेके। ठीक है, पहले हम इशू को समझ लेते हैं, इशू के बाद हम फिर टॉपिक पे पहुंचेंगे। बट ही विल हैव टू गेट इलेक्ट टू either of house of the state legislature before 24 May as article 164 sub clause 4 of the Indian constitution। कि जैसा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 164 है वो ये कहता है कि भाई किसी को सीएम बनना है तो उसको स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस से, आइदर का मतलब किसी भी हाउस से उसको मेंबर होना जरूरी है। ठीक है ना। जैसा कि आपको पता होगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ये दो चीज़ें होती हैं जो कि क्या बोलते हैं, दो हाउस हैं जिसको आप विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं। तो इन दोनों हाउस में से किसी का मेंबर होना आपको ज़रूरी है अगर आप मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पद पर हमेशा बना रहना चाहते हैं। However, the election commission has already postponed Rajya Sabha poll, by-election and civic body election in the wake of COVID-19 पैडेमिक। जैसे अब कि आपको पता है कि इसमें कोरोना वायरस का जो पैडेमिक चल रहा है उसके वजह से जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने सारे इलेक्शन, बाई इलेक्शन या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के पोल्स को क्या कर रखा है, इस समय पोस्टपोन किया है। ठीक है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म को क्या किया जा सके, फॉलो किया जा सके। तो अब ये तो मैंने केवल इशू के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे पूरा जनरल स्टडी को समझेंगे, क्योंकि देखो ये इशू तो हमेशा आता जाता रहता है, इससे कुछ बहुत ज़्यादा आपको लेना देना नहीं है। मेन मैटर है कि जो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है प्लस उसका क्या टेक्निकलिटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम उसको समझेंगे। क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, राउंड अप करके क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से, कि जो भारत का संविधान है वो कहता क्या है। आपको अच्छे तरीके से पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 164 है। आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ अ नॉन लेजिस्लेचर टू ऑक्यूपाई अ पोस्ट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ। देखो, अगर आप इलेक्शन लड़ो चाहे ना लड़ो, ठीक है ना, आपको प्राइम मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है और मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉन लेजिस्लेचर, कि मान लो कि वो मेंबर ही नहीं है, ठीक है ना, और उसने चुनाव ही नहीं लड़ा, कुछ नहीं किया, तो जो भी बंदा है
ठीक है, उसको आप प्राइम मिनिस्टर भी बना सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं, मिनिस्टर भी बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, बनाया जा सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाज़त देता है केवल 6 महीने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, 6 महीने के अंदर उस बंदे को मेंबर होना जरूरी है, मेंबर होना जरूरी है। अब दो बातें अलग अलग हैं, क्योंकि जब भी आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी का मतलब है कि उसके जो वर्ड है ना, उस पर आपका बहुत बढ़िया कमांड होना चाहिए। क्योंकि अगर वर्ड पे आपका कमांड नहीं होगा तो फिर आप क्या कर जाएंगे, इधर उधर घूम जाएंगे। जैसा कि मैं एक बात बता रहा हूँ, मेंबर एंड मिनिस्टर बोथ आर टू पोल्स इन वन लाइन, कि मेंबर की बात अलग है, मिनिस्टर की बात अलग है। संविधान क्या कहता है, आप नॉन लेजिस्लेचर हैं, आप किसी हाउस से मेंबर नहीं हैं, आपने चुनाव नहीं लड़ा है, आप जो है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन केवल 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर आपको मेंबरशिप कहीं ना कहीं से लेनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वहाँ लोकसभा के आप मेंबर लेनी पड़ेगी, या आपको राज्यसभा की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। वही सेम बात अगर हम स्टेट में जाते हैं तो वह या तो आपको लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या तो आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। जैसा कि उद्धव ठाकरे जो है वो नॉन लेजिस्लेचर है, वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है। इसीलिए ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो इशू है, जो कि क्या बोलते हैं इस समय मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। अब बात आती है कि व्हाट्स द अल्टरनेटिव अवेलेबल नाउ। अब अल्टरनेटिव क्या है, मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेटिव होता है, जिसको आप बाईपास कहते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ का कोई ना कोई अल्टरनेटिव जरूर होगा, और कानून में तो सबसे ज़्यादा अल्टरनेटिव होता है, मर्डर कर दो बच जाओ, तो उसका भी एक अल्टरनेटिव है, कोई एक दूसरा रास्ता है। तो दूसरा रास्ता क्या है, पहले उसके तरफ बात करते हैं। जैसा कि मैंने एक फैक्ट बताया, वो फैक्ट जनरली हमेशा हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज का दे रहे हो, चाहे आप स्टेट पीसीएस का दे रहे हो, या उससे नीचे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो। तो व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव अवेलेबल नाउ। अब जो दूसरा रास्ता है वो क्या है, आर्टिकल 171 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज द गवर्नर कैन नॉमिनेट। अब देखो, दो बातें याद रखो कि जब भी हम बात करते हैं कि अपने पार्लियामेंट्रियन सिस्टम में दो तरीके के मेंबर होते हैं, एक नॉमिनेट मेंबर होता है, एक इलेक्टेड मेंबर होता है। इलेक्टेड मेंबर का मतलब क्या होता है, जो चुनाव लड़ रहा है, चुनाव लड़ने के बाद जब वो एमएलए, एमएलसी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राज्यसभा बन रहा है, तो उसको इलेक्टेड बोलेंगे। एक होता है नॉमिनेटेड मेंबर, और नॉमिनेट करने का जो अधिकार होता है केंद्र में प्रेसिडेंट के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर के पास होता है। तो आर्टिकल 171 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट गवर्नर कैन नॉमिनेट इमिनेंट पर्सन फ्रॉम द फील्ड फॉर। अब वो कितने फील्ड हैं, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस, कि इन जगहों से, मतलब लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट से, कोऑपरेटिव मूवमेंट से और सोशल सर्विस से वो क्या कर सकता है, नॉमिनेट करता है। अब जहां तक बात रही उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे डज नॉट डायरेक्टली फिट इनटू एनी ऑफ द क्राइटेरिया मेंशन, बट सोशल सर्विस हैज अ वाइडर स्कोप फॉर हिम। कि उद्धव ठाकरे न तो वो लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, न तो वो साइंस से बिलोंग करते हैं, न ही वो आर्ट से बिलोंग करते हैं, न ही वो कोऑपरेटिव किसी मूवमेंट से बिलोंग करते हैं, न ही वो किसी सोशल सर्विस से बिलोंग करते हैं। लेकिन उनके लिए हो सकता है कि सोशल सर्विस का उनके लिए स्कोप क्या है, वाइडर है। एंड इफ गवर्नर नॉमिनेट समबडी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब मान लो कि गवर्नर ने उस बंदे को लेजिस्लेटिव काउंसिल से नॉमिनेट कर दिया, तो हिज हर डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। मतलब गवर्नर के डिसीजन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, एटलीस्ट एज ऑफ द प्रेसिडेंट राइट नाउ। तो ऐसा हो सकता है। अब मान लो कि महाराष्ट्र के गवर्नर ने उद्धव ठाकरे को लेजिस्लेटिव काउंसिल से नॉमिनेट कर दिया, तो वो मेंबर बन गया। जब वो मेंबर बन गया तो उसका सीएम पोस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो मेंबर नहीं है तो 6 महीने तक सीएम रह सकता है। वो अगर मेंबर नहीं है तो 6 महीने तक सीएम रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर गवर्नर ने उसको नॉमिनेट कर दिया तो उसका काम हो जाएगा। द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ 2 वैकेंसी टू बी फिल्ड बाय गवर्नर नॉमिनेशन। इस समय अगर महाराष्ट्र की बात करें तो जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो महाराष्ट्र की विधान परिषद है, वहाँ पर 2 वैकेंसी बची है जिसको गवर्नर को नॉमिनेट करना है। फिर बात करते हैं देन व्हाट इज द प्रॉब्लम नाउ। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ये भी समझते हैं, क्योंकि हर चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही होती है। देयर आर सम लीगल हर्डल्स, कुछ वैधानिक प्रॉब्लम्स हैं। देयर आर सम लीगल हर्डल्स। सेक्शन 151A of Representation of the People Act 1951 puts a bar on the governor discretionary power to nominate a person to the legislative council.
अब जैसे भारत में एक लॉ बनाया गया है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ये एक कानून है। इस कानून की एक धारा है, देखो ये संविधान से अलग बात कर रहा हूँ, ये मैं कानून की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ। संविधान में आर्टिकल है, यहाँ पे सेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो जो जनप्रतिनिधि कानून है, जिसको हम हिंदी में जनप्रतिनिधि कानून बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसका जो सेक्शन नंबर 151 है वो गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब उसके विवेकी शक्ति के ऊपर, उसके डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है विवेकी शक्ति, जो अपने मन से डिसीजन लिया जाता है उसको हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। तो सेक्शन नंबर 151 ए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है वो गवर्नर के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या, हम उसकी बात सुनते हैं। गवर्नर के ऊपर वो क्या रिस्ट्रिक्शन लगाता है? इट सेज इलेक्शन और नॉमिनेशन टू वैकेंट सीट्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन नॉट बी डन if the remainder of term of a member in relation to a vacancy is less than 1 year। कि अब मान लो कि वो ये कहता है कि अगर मान लो कि कोई भी बंदा, जो वैकेंसी आपकी खाली है, मान लो लेजिस्लेटिव काउंसिल में वैकेंसी खाली है, तो गवर्नर वैकेंसी अगर खाली है और उसका समय 1 साल से अगर कम का है तो गवर्नर नॉमिनेट नहीं कर सकता है। रिमाइंडर टर्म कम से कम 1 साल का उसका बचा होना चाहिए, तभी जो है क्या बोलते हैं, गवर्नर नॉमिनेट कर सकता है। समझ में आएगी मेरी बात? कि अगर हम ये बात करते हैं कि क्या कहता है जो सेक्शन 151 ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, वो ये बात बोलता है कि इफ द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ अ मेंबर इन रिलेशन टू अ वैकेंसी, कि जिस बंदे का जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर है उसका जो समय है जो है वो अगर 1 साल से कम बचा हुआ है और उसी की वैकेंसी फिल होगी, ठीक है, तब जो है गवर्नर उसको, तब तक गवर्नर उसको नॉमिनेट नहीं कर सकता है। मतलब वो टर्म 1 साल से ऊपर का अगर उसका बचा होगा तभी उसको गवर्नर क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। द टेन्योर ऑफ द 2 वैकेंसी दैट अक्रॉस ऑन द अकाउंट ऑफ रेजिग्नेशन बाय मेंबर रिसेंटली एंड इन जून, जो रिमाइंडर वैकेंसी बची हुई है, 2 वैकेंसी जो बची हुई है, उन दोनों का जो टर्म है वो जून में क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। सो दैट द रिमाइंडर ऑफ द टर्म इज लेस देन अ ईयर। अब जो रिमाइंडर टर्म है वो 1 साल से कम है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि गवर्नर अगर उसको नॉमिनेट भी करता है तब भी वो मेंबर नहीं माना जाएगा। समझ में आएगी ना? क्योंकि गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का जो सेक्शन नंबर 151 ए है ये करने से रोकता है। तो यहीं पर एक अब प्रश्न उठता है, सो व्हाट नेक्स्ट? अब नेक्स्ट क्या होगा? उद्धव ठाकरे कैन नॉट continue unless elected to any of the houses of Maharashtra legislature after May 28। मतलब मई 28 के बाद उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के लेजिस्लेचर में कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। मतलब उद्धव ठाकरे जो है कैन नॉट कंटिन्यू अनलेस इलेक्टेड टू एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ महाराष्ट्र लेजिस्लेचर आफ्टर 28। मतलब मई 28 के बाद उसको हम इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। Technically, he can be reappointed as the Maharashtra Chief Minister again after he resign on May 27 or 28 and takes oath afresh। अब ये भी हो सकता है कि मान लो उद्धव ठाकरे क्या करे कि मई 27 को या 28 को वो उसके, मतलब 28 मई को या 27 क्या बोलते हैं मई को वो रिज़ाइन दे दे, और रिज़ाइन देने के बाद फिर से वो 6 महीने के लिए उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है वो ध्यान से सुनते हैं। बट इफ उद्धव डिसीजन टू रिजाइन एंड टेक ओथ एफ्रेश, मतलब वो रिजाइन दे दे, रिजाइन देने के बाद फिर से ओथ ले ले तो 6 महीने के लिए फिर चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो लेकिन यहीं पर एक प्रॉब्लम है कि जैसा कि तेज प्रकाश सिंह का एक कांग्रेस के ये लीडर थे जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 1995 में उनको रीअपॉइंट किया गया 6 महीने के लिए, ठीक है, पीरियड इन 1996 विदाउट गेटिंग इलेक्टेड टू स्टेट असेंबली। मतलब वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे तो उनको फिर से दोबारा, पहले वो चीफ मिनिस्टर रहे, क्योंकि वो किसी हाउस के मेंबर नहीं थे तो चीफ मिनिस्टर रहे,
चीफ मिनिस्टर रहने के बाद 6 महीने के पहले, जैसे ही 6 महीने पूरा होने वाला था उसके पहले उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन देने के बाद उनका फिर से वोट दिला दी अगले 6 महीने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में ये डिसीजन दिया कि भाई जो रीअपॉइंटमेंट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मतलब एक बंदा एक ही बार रहेगा 6 महीने के लिए। दोबारा अगर वो सोचे कि फिर से 6 महीने के लिए हम क्या बोलते हैं फिर से हमको क्या किया दिया, हम रिज़ाइन देके फिर से वोट ले लें और फिर चीफ मिनिस्टर बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो क्या बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन वो कहती है कि ये इम्प्रॉपर है, ये अनडेमोक्रेटिक है, ये इनवैलिड है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस जजमेंट डिड नॉट हैव अ बीइंग ऑन तेज प्रकाश सिंह बट मे कम इन द वे ऑफ उद्धव ठाकरे इफ ही टेक्स द सेम रूट। अगर मान लो कि यही सेम रूट अगर ये लेता है तो सेम केस तेज प्रकाश वाला यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर 27 मई या 28 मई को उद्धव ठाकरे जो है रिज़ाइन दे देता है और रिज़ाइन देने के बाद फिर से वो गवर्नर से ओथ ले लेता है, ठीक है, तो अगले 6 महीने के लिए फिर बन जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन 2001 में ये कहती है कि भैया कि जो ये रीअपॉइंटमेंट है ये इम्प्रॉपर है, अनडेमोक्रेटिक है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब देखने वाली बात है कि इसमें क्या होता है। अब इसके लिए आप एक आर्टिकल पढ़ सकते हैं द हिंदू पेपर में। द हिंदू पेपर में एक आर्टिकल आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस लूम्स फॉर उद्धव ठाकरे एमिड कोरोना वायरस क्राइसिस। तो आप इसको देख सकते हैं, ये बढ़िया आर्टिकल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।